Welcome back once again. Our today's topic is Societal Impact Part 2. So let us start. In this topic, in this lecture, we will discuss about cybercrime, cyber law, IPR, hacking, Indian IT Act, or plagiarism. Let us start. First of all, we will discuss about what is cybercrime. Any crime that involves a computer and a network is called computer crime or cyber crime. Or in other terms, it is a crime in which a computer is the object of the crime, hacking, phishing, spamming, or is used as a tool to commit an offense. This is, for example, child pornography, hate crimes, etc. कोई भी ऐसा जुर्म, ऐसा गुनाह जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए या नेटवर्क को यूज़ करते हुए या कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ करते हुए कमिट किया गया है वो साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, इसमें हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग ये जितने भी हैं ये सारे के सारे गुनाह हैं, क्राइम। स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं। नंबर 1, मेक श्योर योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करंट एंड अपडेटेड रेगुलरली। तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, वो करंट होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए और रेगुलरली अपडेटेड होने चाहिए। लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे। जब कभी भी आप बाहर जाते हैं या जैसे मान लो वॉशरूम चले गए, कहीं भी चले गए, लंच डिनर जो भी, तो अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाइए। गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। जब आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, डिस्कनेक्ट इट, बंद करके रखिए उसको। ज़रूरी नहीं है कि खुला निमंत्रण दे किसी को कि वो आए और हमें टारगेट करे। कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन। अपने आप को जहाँ तक हो सके हमेशा ऑनलाइन मत रखिए। थिंक ट्वाइस अबाउट यूजिंग पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई यूज़ करने से पहले 4 बार सोच लीजिए। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि हाउ डेंजरस इट इज़, है ना। तो अभी बता रहा हूँ कि एक गेटवे से होकर निकलती है और उसमें कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट डाउट डोंट क्लिक। बहुत सी मेल आपके पास आती है, बहुत से लिंक आपके पास आते हैं, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो क्लिक मत कीजिए। डाउनलोडिंग के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए इन बातों का कि अनट्रस्टेड सोर्स से कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। तो साइबर क्राइम्स में एक क्राइम है फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या है ये देखिए। फिशिंग इज ए cyber attack that use disguised email as a weapon. The attacker masquerade as a trusted entity of some kind. The goal is to trick the mail recipient into believing that the message is something they want to need. They want or need. Recipient fills and sensitive information like account number, username, password. Then attacker use. मतलब इसमें क्या होता है कि जो फिशर होता है, जो अटैकर होता है, वो ईमेल को यूज़ करते हुए एक मेल भेजता है। उसमें यह दिखाया जाता है कि वो आपके लिए यूज़फुल है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपके जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मांग लेता है। अगर आप वो बगैर सोचे समझे दे देते हैं तो उन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको टारगेट किया जा सकता है। हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग। तो फिशिंग कैसे रोकी जाए, देखिए। ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ यूआरएल बिफोर क्लिक। ठीक है, यूआरएल की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिए क्लिक करने से पहले, क्योंकि सिमिलर मिलते जुलते नाम के साथ ये आपको बताएंगे।
ठीक है। gmail.com होता है, जी आप देखेंगे कोई जीमेल की स्पेलिंग में ही गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, जीमेल ही कर देंगे, या फिर gmail.com के बजाय gmail.co 3456 ऐसा कुछ डाल देंगे, तो बी अलर्ट अबाउट इट। वॉच आउट फॉर URL redirect that is sent to the different website with identical design। कोई जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो URL है वो आपको रीडायरेक्ट करके किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है मिलती जुलती। ध्यान रखिए, इस चीज़ से फ्रॉड मत खाइए। इट रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम सिम्स suspicious, contact the source with a new mail rather than just hitting reply। अगर आपको किसी मेल के ऊपर संदेह होता है तो जहाँ से वो आई है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आंख बंद करके क्लिक मत कीजिए। डोंट पोस्ट पर्सनल डेटा लाइक योर बर्थडे, वेकेशन प्लान और योर एड्रेस और फ़ोन नंबर पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपके फिशिंग अटैक के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है, तो डोंट यूज दीज थिंग्स। अगला है इलीगल डाउनलोडिंग। तो इलीगल डाउनलोडिंग सीधा सीधा सा पायरेसी। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है ओपन सोर्स डाउनलोड कीजिए, ऐसी चीज़ें डाउनलोड मत कीजिए जो कॉपीराइट एक्ट से प्रोहिबिटेड है। अगर आप करते हैं और कोई कॉपीराइट एक्ट वाली चीज़ें आपको कहीं मिलती है डाउनलोड करने के लिए और आप उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि फ्री में कुछ नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो बी अलर्ट अबाउट इट। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट का केस ही लग जाएगा। तो इलीगल डाउनलोडिंग मत कीजिए। हाउ टू प्रिवेंट इलीगल डाउनलोडिंग। तो कुछ तो आप लोगों के ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो अभी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, तो बैन सॉफ्टवेयर्स को बैन वेबसाइट्स को यूज़ मत कीजिए, ठीक है। एक तो सीधा सीधा सा इलीगल डाउनलोडिंग के ऊपर काम वैसे ही रुक जाएगा। दूसरा, जो चीज़ें हैं उसको इतना सस्ता बना दिया जाए कि लोगों को इलीगल डाउनलोडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे वर्तमान में अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, उसके ऊपर जो आपको चाहिए वीडियो वगैरह वो मेंबरशिप में इतने सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं कि आपको डाउनलोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लाइव स्ट्रीम इंटरनेट आजकल अनलिमिटेड पैक में मिलता है। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप देखिए, कोई भी फिल्म देखनी है, म्यूजिक सुनना है, जो भी है, यूट्यूब के ऊपर लाइव सुनिए, डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो बी विजिलेंट अबाउट इट। और अगर किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो फिल्म वगैरह तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या क्या झेलना पड़ता है ये भी आप सोच लीजिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सख्त, बहुत सख्त कानून बना हुआ है इसके ऊपर, तो इसको आप नहीं यूज करें तो अच्छा है। अगर गलती से आपके सिस्टम में मिल भी गया तो भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। Child pornography is considered to be any deception of a minor or an individual who appears to be a minor who is engaged in sexual or sexually related conduct. This includes picture, video, and computer-generated content. Even altering an image or video so that it appear to be a minor can be considered child pornography. बहुत सख्त कानून है इसके ऊपर, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। Child pornography is a crime in India. IT Act 2000 and Indian Penal Code 1860 provide a protection from child pornography. The newly passed Information Technology Bill is said to make it illegal to not only create and transmit child pornography in any electronic form, but even
to browse it। तो ये देखिए कि ये क्रिएट करना, सेंड करना, शेयर करना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। अगर आपने इसको ब्राउज करके इसको देखा भी ना, ये भी जुर्म है, इसके लिए भी आपको सजा हो सकती है। ठीक है। स्कैम्स एंड फ्रॉड। With the growth of online services and internet use, there are many opportunities for criminals to commit scam and fraud. These are dishonest schemes that seek to take advantage of unsuspecting people to gain benefits such as money, access to personal details. These are the often content is spam and phishing messages. वर्तमान में ये बहुत हो रहा है। ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, बड़े बड़े स्कैम करते थे और पकड़े भी जाते थे। आजकल क्या करते हैं, छोटे छोटे से फ्रॉड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, 400-500 रुपए का आपके साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है। एक दो बार आप कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाए, फिर कहेंगे छोड़ो यार, कौन दिमाग पच्ची करेगा। ठीक है। अब इसी चीज को देखिए कि अगर ये 400-400, 500-500, 200-200, 100-100 रुपए इन्होंने लाखों लोगों के साथ स्कैम किया, तो इनके पास कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। ठीक है। और आजकल ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो बी विजिलेंट अबाउट इट, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और आंखें बंद करके किसी चीज के ऊपर क्लिक नहीं करें। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ है। ठीक है। अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सपोज मत कीजिए, जहां तक हो कम से कम ऑनलाइन। ओके। कॉमन टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। तो इसके अंदर देखो, लालच गला कटवाता है इंसान का। अनएक्सपेक्टेड प्राइस स्कैम्स, आपको लुभावने प्राइस के चक्कर में फंसा सकता है। मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मनी स्कैम, डेटिंग और रोमांस स्कैम, थ्रेट्स एंड एक्सटॉर्शन स्कैम, जॉब एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। तो इस तरीके की मेल्स हैं, वो आती रहती है, आपकी इतनी लॉटरी लग गई, या डेट पे चलिए, ये कीजिए, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए भाई। Do not respond to online scams or fraud. If you receive an email or message which look like a scam, the best thing to do it, delete it. It is the best solution for online scam. अगर ऐसी चीजें आपको कहीं दिखती है भैया, माफ करना नहीं चाहिए। फिर अगला है साइबर फॉरेंसिक। अब साइबर फॉरेंसिक जैसे नॉर्मल फॉरेंसिक होती है, उसी तरह से साइबर फॉरेंसिक होती है। फॉरेंसिक के अंदर क्या होता है कि जो गुनाह होते हैं, जो जुर्म होते हैं, उसकी साइट से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और पता करने की कोशिश की जाती है, एविडेंस जुटाए जाते हैं कि ये काम किसने किया है, कैसे हुआ है। उसी तरह से साइबर फोरेंसिक्स इज a way or a electronic discovery technique which is used to determine and reveal technical criminal evidence. Various capability of cyber forensics are computer forensics, computer exams, data analysis, database study, malware analysis, mobile devices, network analysis, photography और वीडियो एनालिसिस। ये इसके साइबर फोरेंसिक्स के टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए पता लगाया जाता है कि किस तरह से क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप केवल इतना जान लीजिए कि साइबर फोरेंसिक्स क्या है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हल्का सा हिंट मैंने आपको पहले भी दिया है, क्या होता है।
Intellectual property is a property created by a person or group of person using their own intellect for ultimate use in commerce and which is already not available in the public domain. तो ये एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, जिसका जो पर्पस है वो कमर्शियल होता है और जो पहले से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नई बुक लिखता है जो पहले से अवेलेबल नहीं है तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई नया आविष्कार करता है ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कोई नया सॉफ्टवेयर बनाता है बेचने के लिए, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो these are the intellectual property. Intellectual property right is a statutory right granted by the government to the owners of the intellectual property or applicant of an intellectual property to exclude others from exploiting the IP commercially for the given period of time in lieu of the disclosure of his or her IP in an IPR application. लोग क्या करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से कॉपीराइट करवा लेते हैं। गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक कानून है जिसके तहत एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पे नज़र डाल के उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि उस चीज़ को अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है अपने फ़ायदे के लिए तो उसका जो असली ओनर है उसको नुकसान से बचाया जा सके, उसके ऊपर जुर्माना किया जा सके, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। Why should an IP be protected? क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है? जरूरी है। IP is an asset and can be exploited by the owner for commercial gain any manner. किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसकी कीमत रखी 5,000 रुपये, ठीक है, और वो 5,000 रुपये में आप बेच रहे हो, दूसरे ने किसी ने वो सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया कहीं से और उस सॉफ्टवेयर को 50-50 रुपये में 100 रुपये के अंदर डुप्लीकेट CD बना के बेच रहा है। अल्टीमेटली आपका नुकसान हो गया, इसलिए ज़रूरी है। IP owner may intend to stop others from manufacturing and selling product and services which are duly protected by him, ठीक है। तो ओनर है IP प्रॉपर्टी का, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो दूसरों को रोक सकता है कि भाई आप उसकी चीज़ें क्यों बेच रहे हो। IP owner can sell and license the IP for commercial gains. तो इसके लिए वो दूसरों को लाइसेंस दे सकता है, उसके लिए उसको कुछ पैसे मिल जाए। IP can be used establish the goodwill and brand value in the market. तो आजकल ब्रांड का ज़माना है, तो अगर किसी ने कोई ब्रांड लॉन्च किया है, बनाया है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी। अब उसी ब्रांड का अगर कोई डुप्लीकेट बेचेगा तो वो फिर आपको पता ही है। IP कैन बी मेंटेन, ये IP मैं बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, लेकिन यहाँ पर IP का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो बी केयरफुल अबाउट इट। IP कैन बी मेंशन इन रिज्यूम of its creator and thus show competence of its creator. IPR certificate establishes legal and valid ownership about the intellectual property. ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि वो उसका लीगल ओनर है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब IPR कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, ये पेटेंट एक्ट होता है, द पेटेंट एक्ट, जो टेक्नोलॉजी को
अगर कोई पेटेंट करवा लेता है, जैसे किसी ने कोई नया आविष्कार किया, कोई इनोवेशन की, उसको पेटेंट करवा ले, तो उसको कोई फिर दूसरा यूज नहीं कर सकता है ना, और उसकी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड, साइन, लोगोस, लेबल। जैसे किसी ने, कोई कंपनी है, किसी ने कोई लोगो बनाया, उस लोगो को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। डिज़ाइन, किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन, जैसे कोई जेवर हो गया, कुछ और हो गया, उसका डिज़ाइन का वो करवा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गुड्स एक्ट, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉपीराइट। ये तो आप हर बुक के ऊपर देख सकते हैं कॉपीराइट। टू प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, द कॉपीराइट एक्ट। ओके, अब इंडिया के अंदर ये कौन कौन से कानून हैं, तो वही अभी जो मैंने पीछे बताया लगभग वही कानून हैं। पेटेंट एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, वही इंडिया के कानून बताया अभी। इसके बाद अगला टॉपिक है हैकिंग। हैकिंग is identify weakness in computer system or network to exploit its weaknesses to gain access। ठीक है, हैकिंग क्या है, कई लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हैकिंग क्या है। तो इसका सीधा सीधा सा डेफिनेशन है कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क की वीकनेस को फाइंड आउट करना, और अगर कोई कमजोरी मिल जाए तो उस वीकनेस का फायदा उठा के उसको एक्सप्लॉइट करना, दैट इज हैकिंग। और ये पासवर्ड ब्रेक करके भी हो सकता है, और बाईपास अगर कोई लूप होल मिल जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हैकर्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले टाइप के हैकर होते हैं इथिकल, जिसको वाइट हैट हैकर कहते हैं। ये एक लीगल पर्पस के लिए हैकिंग करते हैं, लेकिन ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी के लिए हैकिंग की जाती है, ठीक है। लूप होल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है, और लूप होल फाइंड आउट करके उस पेज को फिलअप किया जाता है, ठीक है। ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये आप लोगों का इस तरीके का फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी ढूंढ के बताना कि इसके अंदर ये कमी है। हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की हैकिंग की जाती है लगभग सभी सिस्टम्स पे, ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर वॉच रखा जा सके। क्रैकर्स, ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है। इनका मकसद होता है जबरदस्ती घुसना, ठीक है, इनका काम ही यही है, ठीक है। A hacker who gain unauthorized access to computer system for personal gain. The intent is usually to steal corporate data, violate privacy right, transfer funds from bank account, etc. ये उल्टे काम वाले, मतलब बिल्कुल इलीगल। फिर ग्रे हेड हैकर्स, a hacker who is between ethical and black hat hackers. Easy break into computer system without authority with a view to identify weaknesses and reveal them to system owner. तो कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो हैकिंग करते हैं लेकिन मालिक को बताए बगैर, और वीकनेस का पता लगा के ओनर को बता देते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, उसके लिए उनको एक हैंडसम अमाउंट भी मिलता है, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज, a non-skilled person who gains access to computer system using already made tools। पहले से जो टूल अवेलेबल है उनको यूज करते हुए, मतलब नए नए नौसीखिए होते हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। एक्टिविस्ट, a hacker who use hacking to send social, religious and political messages
This is usually done by hijacking website and leaving the message on the hijacked website. तो ये कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल हैकर होते हैं जो जानबूझ के किसी चीज़ को हैक करते हैं, हाईजैक करते हैं और उसके ऊपर एक प्री डिफाइंड प्रोपेगेंडा के तहत ये मैसेज उसके ऊपर छोड़ते हैं। फिर प्रीकर्स, ए हैकर who identifies and exploit weakness in telephones instead of computers, ये प्रीकर्स होते हैं। ये कंप्यूटर के बजाय टेलीफोन्स के ऊपर वीकनेसेस फाइंड, स्मार्टफोन वगैरह के ऊपर वीकनेसेस फाइंड आउट करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ हैकर्स था। अगला है हमारा ये छोटा सा पोर्शन है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार नोइंगली, कई बार अननोइंगली। प्लेगरिज्म is the act of presenting a word's idea, images, sound, or creative expression of others as it is your creation or your own. The word plagiarism is derived from the Latin plagiar, which means to kidnap or abdicate. इसी सरल भाषा में बताता हूँ कि किसी दूसरे की चीज़ को अपना बनाना, किसी दूसरे की लिखी हुई पोइट्री को अपनी कविता बता देना, ठीक है। किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स को अपना बता देना, किसी दूसरे की बनाई हुई स्लाइड्स को कहता है तो मैंने तैयार की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये प्लेगरिज्म में आती हैं, ठीक है। आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट, कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट मार लिया, ठीक है, और उसको अपना बना के पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप कहीं से कोई चीज़ उठा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करिए, लेकिन जो इसका मालिक है, जिसने इसको बनाया, उसको क्रेडिट दीजिए, ठीक है। ये तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्टीलिंग है। प्लेगरिज्म इज चीटिंग, चीटिंग भी है। प्लेगरिज्म इज एन एकेडमिक ऑफेंस, एकेडमिक ऑफेंस है। और एकेडमिक थेफ्ट, एकेडमिक थेफ्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज ये लेक्चर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह दूँ कि ये लेक्चर मैंने बनाया, नो, नहीं बनाया, ठीक है। नेट के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं, हम बहुत सी किताबें यूज़ करते हैं और उन किताबों को यूज़ करते हुए स्लाइड्स बनाते हैं। बहुत से हमारे साथी हैं, PGTCS हैं, जो अपने लेक्चर्स एक दूसरे की सहायता से बना के शेयरिंग के लिए अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो उनका इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, इसमें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार नोइंगली, कई बार इननोइंगली। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिससे आपने ये चीज़ें ली हैं उसको प्लीज़ ज़रूर क्रेडिट दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके टाइप हैं। अब पहला टाइप इसका क्या है, देखिए, इंटेंशनल प्लेगरिज्म। जानबूझ के आप किसी दूसरे का काम कॉपी करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे के असाइनमेंट उधार लेते हैं या बाई करते हैं, कट कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट डाउनलोडिंग करके उसको अपना बना के पेस्ट कर देते हैं, ये इंटेंशनल है, ठीक है। और दूसरा इसमें अनइंटेंशनल, मतलब हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, उसके बावजूद हम कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं,
इसमें हमारा इंटेंशन नहीं होता। नॉट नोइंग हाउ टू एनोलेज, मतलब हमने कोई किसी की कोटेशन यूज की, हमें पता नहीं कि उसको कैसे यूज करना। अब आपने कई बुक पढ़ी होगी, उसमें देखा है कि उस लेखक ने ऐसा कहा था, किसी शायर का ये शेर है ना, उसका नाम बीच में दिया जाता है, किसी विद्वान ने ये बात कही थी। दिस इज नॉट प्लेगरिज्म। अब आप उसको कोट तो कर देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि भाई उसका नाम भी सामने वाले का लिखना होता है, आपको नहीं पता है, दैट इज डिफरेंट इशू। तो ये अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म आपका होता है। फिर अब कोटेशन एक्सेसिवली यूज नहीं होनी चाहिए, कुछ अपना भी तो यूज करो। फेलियर टू यूज आवर ओन वॉइस, कुछ लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन भाषण के अंदर उनका अपना कुछ नहीं होता, केवल कोटेशन ही कोटेशन होती है। ठीक है, अपना आइडिया भी तो पेश कीजिए। फिर है हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात, यूज योर ओन आइडिया, अपना खुद का दिमाग यूज करो, अपना खुद का आइडिया यूज करो, अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करो। दूसरा, cite the sources when someone else's idea are used, always acknowledge the source and tell your reader where this idea are from, कहाँ से आपने ये चीज लिया है, ये अपने रीडर्स को जरूर बताएं। तीसरा, रीराइट अदर्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, किसी ने कोई बात पेश की है, ठीक है, तो उसको आप अपने शब्दों में लिख के व्यक्त कर सकते हैं। टेक केयरफुल नोट्स लीजिए, डेवलप योर राइटिंग स्किल, और अपनी खुद की राइटिंग स्किल है वो डेवलप कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है साइबर लॉ। अब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए गवर्नमेंट में जो लॉ बना है, सरकार ने जो कानून बनाया है, उसको साइबर लॉ के नाम से जाना जाता है। साइबर लॉ के अंदर जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनका समाधान आप लोगों को मिलता है। साइबर लॉ इज एनी लॉ that applies to the internet and internet related technology, computer related technology कह सकते हो। Cyber law provide legal protection to people using the internet. This include both business and everyday citizen. Understanding cyber law is of the utmost importance to anyone who use the internet. Cyber law is important because it touches the almost all aspects of transactions and activities and on involving the internet, World Wide Web and cyberspace. Every action and reaction in cyberspace has some legal and cyber legal angles. Cyber laws in India prevent any crime done using technology where a computer is a tool for cybercrime. IT Act 2000 was enacted and amended in 2008, covering different type of crimes under the cyber law in India. ठीक है, The Information Technology Act 2000 provides legal recognition to the transaction done via an electronic exchange of data and other electronic means of communication or electronic commerce transactions. Some of sections under it Act 2000 are as follows. तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कि कौन सा ऑफेंस करने पे क्या सजा मिल सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, सेक्सुअल एक्ट की अगर कोई आपने इमेज पब्लिश की है तो इसके लिए 7 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना। पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, तो इसके लिए 5 साल की सजा है और ये जुर्माना लिखा है, देख लीजिए। ठीक है,
फिर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years एंड विद फाइन। अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने में आप फेल हो जाते हैं तो उसके लिए 3 साल की सजा। फिर फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर वगैरह आपने लिए हैं तो उसका आप रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, तो 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। फिर फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, इसमें 7 साल तक की सज़ा है। फिर सिक्योरिंग एसेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एसेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। अब ये इसके अंदर नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जो हैकिंग जिसको अपन बोलते हैं, मतलब कोई हमारे पास सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है, उसको आप एक्सेस कर रहे हो, तो जो प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी। ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, अगर कोई डेटा के साथ आपने छेड़खानी की तो 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है। और दिस इज नॉट ए जॉब। ठीक है। कभी फंस गए तो फिर बाद के अंदर पता चलता है कि क्या होता है क्राइम, देखने में तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो बी केयरफुल, विजिलेंट। नोट ऑफ थैंक्स। अभी जो मैंने आपको इतनी बड़ी बातें बताई, तो इसके लिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहाँ से मटेरियल यूज़ किया है उसको थैंक्स दूँ। ठीक है। तो हमारे एक मित्र हैं मिस्टर राजेश, उनकी ये वेबसाइट है mykvs.in। एक हमारे मित्र हैं मिस्टर सचिन, उनकी ये वेबसाइट है पाइथन फॉर CSIP। ठीक है। इसके अलावा बुक्स हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड NCERT की भी बुक हैं और भी। और इन सभी चीज़ों से मिला के ये चीज़ बनाई गई है जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। इसमें मेरा कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं है। ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।